हेलो एवरीवन, वेलकम टू रुबिस्को मेडिकल लाइब्रेरी। और आज के लेक्चर में हम प्रोलॉन्गेशन ऑफ ड्यूरेशन ऑफ एक्शन की बात करेंगे। किसका ड्यूरेशन ऑफ एक्शन हम प्रोलॉन्ग कर रहे हैं? तो बहुत ऑब्वियस सी बात है कि ड्रग के ड्यूरेशन ऑफ एक्शन को प्रोलॉन्ग करने की हम बात कर रहे हैं। अब ड्रग के ड्यूरेशन ऑफ एक्शन को प्रोलॉन्ग करने के लिए देखो, बहुत सिंपल सी चीज़ है कि ड्रग को हमको क्या करना है, सर्कुलेशन में या फिर हमारी जो बॉडी की ब्लड स्ट्रीम है उसमें इसको लंबे टाइम तक बनाए रखना है। उससे क्या होगा, जो ड्यूरेशन ऑफ एक्शन है वो अपने आप ड्रग का प्रोलॉन्ग हो जाएगा। ठीक है। अब आपके पास एक सवाल आना चाहिए कि मुझे ये प्रोलॉन्गेशन करना क्यों है, या फिर मुझे क्या ज़रूरत पड़ गई कि मुझे ड्रग को लंबे टाइम के लिए बॉडी में एक्ट कराना है। देखो क्या होता है, सबसे पहले तो जो फ्रीक्वेंसी ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन है, फ्रीक्वेंसी ऑफ ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन है वो डिक्रीज हो जाती है। यानी अगर कोई ड्रग है वो लंबे टाइम के लिए काम कर रही है तो मुझे उसे बार बार एडमिनिस्टर नहीं करना पड़ेगा बॉडी में। ठीक है, बार बार एडमिनिस्टर नहीं करना पड़ेगा तो फ्रीक्वेंसी ऑफ ड्यूरेशन उसकी कम हो गई। इससे क्या होगा कि जो आपका पेशेंट है ना, वो आपकी बात ज़्यादा सुनेगा। भाई 24 घंटे में उसको आप बोलो कि एक ही दवाई लेनी है तुम्हें, तो वो आपकी बात ज़्यादा सुनेगा, दवाई ले लेगा। रादर देन अपन बोले कि नहीं भैया आपको तो 6 दवाई लेनी है, इसमें नहीं सुनेगा। इसलिए इससे क्या होता है कि अपनी पेशेंट कंप्लायंस इंक्रीज होती है। तीसरी चीज़ क्या आ जाती है कि जब छोटा-छोटा डोज़ देते हैं, भई ड्यूरेशन ऑफ एक्शन अगर डिक्रीज़्ड होगा या कम होगा, तो मुझे बार-बार रिपीटेडली एडमिनिस्टर करना पड़ेगा। उससे क्या होता है कि जो प्लाज़्मा है, उसमें फ्लक्चुएशंस आते हैं। बार-बार छोटा-छोटा डोज़ देने से प्लाज़्मा में क्या आते हैं, फ्लक्चुएशंस आते हैं। बट अगर यही ड्यूरेशन ऑफ एक्शन किसी ड्रग का इंक्रीज़ हो जाए, तो मुझे क्या उसको बार-बार देना पड़ेगा, बार-बार उसको डोज़ नहीं देना पड़ेगा। तो ये जो फ्लक्चुएशंस हैं प्लाज़्मा के, वो क्या हो जाएँगे, हमारे डिक्रीज़ हो जाएँगे। ठीक है? तो ये तो आपको सवाल का जवाब मिल गया कि ड्रग को हमें क्यों देना है। अब अब इस पे आ जाते हैं कि हमें कैसे ये कर सकते हैं। हाउ हाउ डू वी प्रोलॉन्ग द ड्यूरेशन ऑफ एक्शन ऑफ अ ड्रग? देखो, मेन स्ट्रीम क्या था कि जो सर्कुलेशन है उसमें ड्रग को बना के रखना है। अब सर्कुलेशन में ड्रग कब रहेगी, आप खुद सोचो, सर्कुलेशन में ड्रग कब रहेगी? इसके लिए हमारे पास 4 तरीके हैं। पहला, कि ड्रग का जो एक्सक्रीशन है, अगर ड्रग एक्सक्रीट ही नहीं होगी या वो डिक्रीज़ हो जाएगा, तो क्या वो सर्कुलेशन में रहेगी? हाँ, बिल्कुल रहेगी। अब ड्रग एक्सक्रीट कब नहीं होगी? जब वो मेटाबोलाइज़ ही नहीं होगी। अगर ड्रग मेटाबोलाइज़ ही नहीं होगी या बहुत कम मेटाबोलाइज़ होगी, धीरे-धीरे मेटाबोलाइज़ होगी, तो क्या वो एक्सक्रीट होगी? नहीं होगी। तो कहाँ रहेगी वो? ब्लड में रहेगी, सर्कुलेशन में बनी रहेगी। तीसरी चीज़ आती है, भई ड्रग इनिशियली एब्ज़ॉर्ब हो रही थी बॉडी में, तो क्या मैं इसके प्रोसेस को कम कर सकती हूँ? एब्ज़ॉर्ब होने के प्रोसेस को अगर मैं स्लो कर दूँ, यानी क्या कर दूँ? रिटार्ड कर दूँ, तो ड्रग एब्ज़ॉर्ब धीरे-धीरे होगी, इसलिए वो लंबे टाइम तक बॉडी में रहेगी। अब एब्ज़ॉर्ब होने के बाद वो किस में जाती है? ब्लड में जाती है। ब्लड में क्या प्रेज़ेंट होता है? प्लाज़्मा प्रेज़ेंट होता है। प्लाज़्मा के अंदर क्या होता है? कुछ प्रोटीन्स होते हैं जिनसे ड्रग जाके बाइंड हो जाती है। तो अगर ये लंबे टाइम तक इनसे बाइंड रहेगी, यानी अगर ड्रग की प्रोटीन बाइंडिंग इंक्रीज़ हो गई, तो क्या वो लंबे टाइम तक सर्कुलेशन में रहेगी? बिल्कुल रहेगी। तो ये आपके पास 4 तरीके हो जाते हैं, एक्सक्रीशन कम कर दें, मेटाबॉलिज़्म कम कर दें, एब्ज़ॉर्प्शन को स्लो कर दो, या फिर प्लाज़्मा प्रोटीन बाइंडिंग को इंक्रीज़ कर दो, जिससे ड्रग आपकी सर्कुलेशन में रहेगी और उसका जो ड्यूरेशन ऑफ एक्शन है वो क्या हो जाएगा? प्रोलॉन्ग हो जाएगा। ठीक है? अब इसमें अपन एक-एक करके बात करते हैं। सबसे पहले अपन देखते हैं, हाउ डू वी रिटार्ड द प्रोसेस ऑफ एब्जॉर्प्शन? ठीक है, एब्जॉर्प्शन के प्रोसेस को कैसे अपन स्लो कर सकते हैं। अब एब्जॉर्ब होने के लिए ड्रग दो तरीके से जाती है अपनी बॉडी में। कैसे? मेजर दो ही तरीके हैं भाई, ओरल लेते हैं ड्रग को, या फिर क्या करते हैं हम, पेरेंटरल लेते हैं। ठीक है, इंजेक्ट करते हैं या फिर दवाई खा लेते हैं। तो ओरल में क्या होता है, मान लो थोड़ी बड़ी ड्रग बनाते हैं, ये ड्रग है, इसमें आपके पास अलग-अलग तरह के पार्टिकल्स हैं, ठीक है? अलग-अलग तरह के पार्टिकल्स हैं, जो ड्रग प्रिपेयर हुई थी ना, ड्रग की जो प्रिपरेशन थी, उसमें हमने अलग-अलग डिफरेंट टाइप्स ऑफ पार्टिकल्स इसमें लगा दिए, जिनका जो डिसॉल्व होने का टाइम है, वो अलग-अलग है। यानी ये अलग-अलग टाइम पे बॉडी में जाके डिसॉल्व होंगे। अब अगर अलग-अलग टाइम पे बॉडी में जाके डिसॉल्व होंगे, तो क्या ये ड्रग लंबे टाइम तक बॉडी में रहेगी? बिल्कुल, लंबे टाइम तक ये ड्रग बॉडी में रहेगी। इस तरह की जो ड्रग प्रिपरेशंस होती हैं, इन्हें हम क्या कहते हैं? सस्टेन्ड रिलीज़ या फिर कंट्रोल्ड रिलीज़ टैबलेट्स कहते हैं। ठीक है? सस्टेन्ड रिलीज़ या फिर कंट्रोल्ड रिलीज़ जो ड्रग्स होती हैं, उनमें क्या होता है, अलग-अलग पार्टिकल्स की बनी हुई होती है ड्रग, जो अलग-अलग टाइम पे डिसॉल्व होती है, जिससे प्रोलॉन्गेशन हो जाता है ड्रग एक्शन का। ठीक? दूसरी चीज़ अपने पास आती है पेरेंटल। अब पेरेंटल में क्या होता है, सबसे पहले जो एब्ज़ॉर्बिंग सरफेस होता है, एब्ज़ॉर्बिंग सरफेस किसी भी ड्रग के लिए कोई ना कोई एक एब्ज़ॉर्बिंग सरफेस की तरह बिहेव करेगा। वहाँ पे क्या प्रेज़ेंट होती है? ब्लड वेसल्स प्रेज़ेंट होती हैं। ठीक है? एक्चुअली तो एब्ज़ॉर्बिंग सरफेस से ब्लड वेसल्स में जाएगा ना ड्रग जो है। अब मैं क्या करती हूँ कि जो ड्रग प्रिपेयर कर रही हूँ, उसमें हम क्या करें, एक ऐड कर दें वेज़ोकंस्ट्रिक्टर, ड्रग का जो एक्टिव इंग्रीडिएंट है, उसके साथ में वेज़ोकंस्ट्रिक्टर डाल दिया। ये वेज़ोकंस्ट्रिक्टर क्या करेगा, इन ब्लड वेसल्स को जाके क्या कर देगा, कॉन्स्ट्रिक्ट कर देगा। कॉन्स्ट्रिक्ट कर देगा तो क्या ये
ढंग से मतलब उतनी क्वांटिटी में ड्रग ले पाएंगी, नहीं ले पाएंगी। तो क्या होगा, यहाँ पे ड्रग का एब्जॉर्प्शन बॉडी में स्लो हो जाएगा। बस यही हमारा एम है। इसके अलावा हम क्या कर सकते हैं कि ड्रग की जो सॉल्युबिलिटी है वो डिक्रीज कर दो। भाई सॉल्युबल ही नहीं होगी तो धीरे धीरे बॉडी में जाएगी। कैसे कर सकते हैं ये सॉल्युबिलिटी डिक्रीज? इनसॉल्युबल कंपोनेंट के साथ इसको ऐड कर दो तो सॉल्युबिलिटी डिक्रीज हो जाएगी। अगेन स्लो इनटेक होगा बॉडी में उसका। थर्ड चीज आती है कि इसको प्रोटीन के साथ कंबाइन कर दो। जैसे प्लाज्मा प्रोटीन बाइंडिंग में प्रोटीन के साथ अगर हम बाइंडिंग इंक्रीज कर देते हैं तो ड्रग स्लोली रिलीज होती है बॉडी में। वैसे ही अगर प्रोटीन के साथ, ये इनिशियली ही भाई ड्रग ही प्रोटीन के साथ बाइंड है तो क्या होगा, स्लो रिलीज होगा बॉडी में। देन एस्टेरिफिकेशन अगर मैं कर दूं, एस्टेरिफिकेशन अगर कर दूं मैं ड्रग का, तो अगेन क्या होगा, इसका स्लो रिलीज होगा। उसके अलावा क्या कर सकते हैं कि ड्रग को क्या करो, ऑयली सोल्यूशन में इंजेक्ट कर दो। ऑयली सोल्यूशन में इंजेक्ट कर दो, अगेन क्या होगा, इसका जो रिलीज है वो बॉडी में स्लो होगा। तो या तो प्रोटीन के साथ मिला दो, एस्टेरिफाई कर दो, या ऑयली सोल्यूशन में इंजेक्ट कर दो। तीनों ही केस में ड्रग का जो एब्जॉर्प्शन है बॉडी में वो क्या होगा, स्लो हो जाएगा। इसके अलावा दो चीजें और आती हैं हमारे पास। एक आता है पेलेट इम्प्लांटेशन। पेलेट इम्प्लांटेशन, अब ये क्या होता है पेलेट इम्प्लांटेशन? पेलेट्स क्या होते हैं, छोटे छोटे सिलेंडर्स होते हैं या फिर ऐसे डिस्क टाइप ऑफ ड्रग्स होती हैं जो हम क्या करते हैं, हमारी जो स्किन है उसके अंडर इनको रख देते हैं या फिर इम्प्लांट कर देते हैं। अब इससे क्या होता है, ये स्किन में पड़े रहते हैं तो ये स्लोली क्या करते हैं, बॉडी में उस ड्रग को रिलीज करते रहते हैं। बहुत कॉमन एग्जाम्पल है कि हमारे जो कॉन्ट्रासेप्टिव हॉर्मोन्स होते हैं वो इस रूट से दिए जाते हैं ताकि वो लॉन्ग ड्यूरेशन के लिए एक्ट कर सकें। ठीक है, कॉन्ट्रासेप्टिव हॉर्मोन्स पेलेट इम्प्लांटेशन से अपन दे सकते हैं। इसके अलावा एक ये चीज ट्रांसडर्मल पैचेस। ट्रांसडर्मल पैचेस ये हमने बहुत पहले हमारे रूट्स ऑफ ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन में कवर किया था। ट्रांसडर्मल पैचेस क्या होते हैं, ये आपकी स्किन है, स्किन के ऊपर आपने क्या करा, एक पैच लगाया जिसके अंदर आपकी ड्रग प्रेजेंट थी। ये ड्रग स्लोली स्लोली धीरे धीरे स्किन के थ्रू बॉडी में जाती रहेगी। इसको अपन क्या बोलते हैं, ट्रांसडर्मल थेराप्यूटिक सिस्टम या फिर ट्रांसडर्मल पैचेस। तो ये भी क्या है, एक तरीका है जिससे बॉडी में स्लो एब्जॉर्प्शन होगा और जिसकी वजह से जो ड्यूरेशन है वो बॉडी में ड्रग का इंक्रीज हो जाएगा। एक छोटी सी चीज आपको ध्यान रखनी है, पेलेट इम्प्लांटेशन में अपन स्किन के अंडर में रख रहे हैं ड्रग को, और ट्रांसडर्मल पैचेस में आप जो पैच लगा रहे हो वो स्किन के ऊपर लगा रहे हो, यानी अबव द स्किन लगा रहे हो। ठीक है, ये तो अपन ने किस में बात कर ली सारी की सारी, कि हमें एब्जॉर्प्शन अगर रिटार्ड करना है। उसके अलावा हमने क्या कहा था, हम क्या कर सकते हैं, और एक हम कर सकते हैं कि भाई उसकी जो प्रोटीन बाइंडिंग है ड्रग की, प्रोटीन बाइंडिंग है जो ड्रग की, वो हम क्या करें, इंक्रीज करते हैं। क्या होगा कि जो बाउंड फॉर्म है, बाउंड फॉर्म ऑफ द ड्रग जो होता है, यानी जो प्रोटीन से बाइंडेड होता है, वो क्या करता है, ड्रग के रिजर्वॉयर की तरह काम करता है। रिजर्वॉयर की तरह काम करता है जिसमें से धीरे धीरे ड्रग जो है वो बॉडी में फ्री फॉर्म में प्रोड्यूस होती रहेगी, और ये फ्री फॉर्म ऑफ द ड्रग जो होता है वो अपना क्या करता है, एक्शन प्रोड्यूस करता रहता है। तो प्रोटीन बाइंडिंग इंक्रीज करने से क्या हो रहा है, जो मेरी ड्रग का ड्यूरेशन है वो इंक्रीज हो रहा है। बस यही तो हमारा एम था। इसका एक एग्जाम्पल हमारे पास आ जाता है, जैसे सल्फाडॉक्सिन। सल्फाडॉक्सिन जो होता है वो ये प्लाज्मा प्रोटीन बाइंडिंग जो है वो ज़्यादा शो करता है एज कम्पेयर टू सल्फाडायाजीन। इसलिए सल्फाडॉक्सिन अपन ज़्यादा प्रेफर करते हैं टू इंक्रीज द ड्यूरेशन ऑफ एक्शन ऑफ द ड्रग। इसके अलावा अपन क्या कर सकते हैं, मेटाबॉलिज्म, मेटाबॉलिज्म को क्या करना था, मेटाबॉलिज्म धीरे करना था या नहीं होने देना था। इसका क्या एग्जाम्पल है, इसके एग्जाम्पल में आता है एल्लो प्यूरिनॉल, एल्लो प्यूरिनॉल एंड सिक्स मरकैप्टो प्यूरिन। अब देखो क्या होता है कि ये एलोप्यूरिनॉल है, ये क्या करता है, ये जो सिक्स मरकैप्टोप्यूरिन है इसको क्या करता है, इनहिबिट कर देता है, यानी इसके मेटाबॉलिज्म को नहीं होने देता है, जिसकी वजह से सिक्स मरकैप्टोप्यूरिन का बॉडी में जो ड्यूरेशन ऑफ एक्शन है वो इंक्रीज हो जाएगा। क्यों? क्योंकि ये बॉडी में मेटाबोलाइज ही नहीं कर रहा है, मेटाबोलाइज ही नहीं कर रहा है तो ड्यूरेशन ऑफ एक्शन इसका इंक्रीज हो जाएगा। लास्ट चीज हमारे पास आ जाती है कि हम बॉडी से ड्रग को एक्सक्रीट ही नहीं होने दें, एक्सक्रीशन कम कर दें या फिर नहीं होने दें। इसका एक छोटा सा एग्जाम्पल आपको ध्यान रखना है। एग्जाम्पल पेनिसिलिन्स, पेनिसिलिन्स और सेफालोस्पोरिन्स किसके साथ, प्रोबेनिसिड के साथ, प्रोबेनिसिड के साथ। ठीक है, ये अपन ने बात कर ली सारा का सारा कि हम कैसे ड्यूरेशन ऑफ एक्शन ड्रग का प्रोलॉन्ग कर सकते हैं। अब एक छोटा सा टॉपिक और है जो आप ध्यान रख सकते हैं, इस पे वेरी शॉर्ट नोट्स आपके एग्जाम में बन सकते हैं। लाइपोसोम्स, लाइपोसोम्स होते क्या हैं, फॉस्फोलिपिड्स होते हैं, फॉस्फोलिपिड्स होते हैं। अब क्या होता है, ये बॉडी के लिए फॉरेन पार्टिकल्स होते हैं। भाई लाइपोसोम्स को अगर आप बॉडी में डालोगे तो वो इनको क्या मानेगी कि भाई ये तो अनजान है, फॉरेन है। मान लो ये लाइपोसोम्स है छोटे छोटे,
इनको आपने क्या करा, बॉडी में डाला। अब बॉडी तो बोल रही है फॉरेन है तो हमारी बॉडी में जितना भी फॉरेन मटेरियल होता है वो कहाँ जाता है, रेटिकुलो एंडोथेलियल सेल्स। जैसे रेटिकुलो एंडोथेलियल सेल्स, जैसे लिवर और स्प्लीन। लिवर और स्प्लीन, उनमें जो क्या प्रेजेंट होते हैं, मैक्रोफेजेस जो प्रेजेंट होते हैं वो क्या बनाते हैं, रेटिकुलो एंडोथेलियल सिस्टम बनाते हैं। ठीक है। अब क्या होता है कि जब ये अगर फॉरेन है, ये जा रहा है यहाँ पे रेटिकुलो एंडोथेलियल सेल्स में, यानी कि लिवर और स्प्लीन के मैक्रोफेजेस में, तो ये एक तरीके क्या हो गई, स्पेसिफिसिटी आ गई। या फिर ये हो गया कि ये एक पर्टिकुलर टारगेट पे जा रहे हैं, तो इस चीज़ को हम क्या करते हैं, यूज़ करते हैं। इनमें क्या करते हैं, हम हमारी ड्रग डाल देते हैं। ये फॉस्फोलिपिड्स या फिर जो लाइपोसोम्स हैं, इनमें अगर हम ड्रग डाल देंगे तो वो क्या करेगी, ये ड्रग बॉडी में एंटर करेगी। बॉडी से कहाँ जाएगी, रेटिकुलो एंडोथेलियल सेल्स में जाएगी। और यही हमारा क्या होता है, टारगेट साइट होती है कि हमको यहाँ तक ड्रग को पहुँचाना था। तो इसके लिए हम क्या बोल सकते हैं कि ये एक तरह का क्या है, टारगेट ड्रग डिलीवरी सिस्टम है। टारगेट ड्रग डिलीवरी सिस्टम है। इसके एग्जाम्पल्स क्या-क्या आ जाते हैं? एग्जाम्पल्स में आपको ध्यान रखना है कि काला अज़र जो है, उसके लिए हम उसके ट्रीटमेंट के लिए यानी उसकी ड्रग डिलीवरी के लिए लाइपोसोम्स को यूज़ करते हैं। किस नाम से? लाइपोसोमल एम्फोटेरिसिन बी करके एक ड्रग होती है, जो काला अज़र में दी जाती है। ये आपको आगे भी वापस रिपीट होगी, इसलिए आप इसको यहीं पे याद कर सकते हैं कि लाइपोसोमल एम्फोटेरिसिन बी काला अज़र के ट्रीटमेंट के लिए दी जाती है। क्या है? एक टारगेट ड्रग डिलीवरी सिस्टम है। और ये होते क्या हैं? तो ये कुछ नहीं है, लाइपोसोम्स हैं। उसके अलावा सिस्टेमिक माइकोसिस, सिस्टेमिक माइकोसिस के ट्रीटमेंट के लिए भी हम इनको यूज़ कर सकते हैं। क्या होता है माइकोसिस? माइकोसिस कुछ नहीं है, फंगल इन्फेक्शन को हम माइकोसिस बोलते हैं। ठीक है? एक छोटी-सी चीज़ और आती है इसमें कि ये जो लाइपोसोम्स होते हैं ना, ये लाइपोसोम्स 2 तरीके के हो सकते हैं। मेजरली 2 तरीके हो सकते हैं, या तो यूनिलैमेलर हो सकते हैं या फिर बाइलैमेलर हो सकते हैं। बस इतना आपको लाइपोसोम्स के बारे में ध्यान रखना है। देखो, यहाँ तक तो क्या हो जाती है कि आपकी फार्माकोकाइनेटिक्स यहाँ पर क्या होती है, खत्म होती है। फार्माकोकाइनेटिक्स का अब हम क्या करते हैं, एक छोटा-सा रिकैप ले लेते हैं। अभी तक जितने भी टॉपिक्स हमने उसमें कवर किए, उन सबको एक बार रिलेट कर लेंगे इससे। देखिए, सबसे पहले क्या था, ये हमारे पास एक पेशेंट है, ये आपको दिख रहे हैं। ये हमारे पेशेंट हैं आज के, और इनका नाम हम ले लेते हैं मिस्टर एक्स। मिस्टर एक्स हमारे पास आए थे, इनको जो भी बीमारी थी उसके लिए हमने क्या करा, एक ड्रग को प्रिस्क्राइब कर दिया। अब इस ड्रग के ऊपर बॉडी क्या-क्या परफ़ॉर्म करेगी, व्हाट द बॉडी डज़ टू द ड्रग, यही तो थी फार्माकोकाइनेटिक्स। चलिए अब अपन देख लेते हैं। सबसे पहले क्या देखा कि ये ड्रग ये पेशेंट लेंगे। ये ड्रग पेशेंट लेने के लिए हमारे पास बहुत सारे रूट्स थे, यानी रूट्स ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन की हमने बात करी थी, जिसमें ओरल भी था, आईवी था, सबक्यूटेनियस था, आईएम था, आईडी था। इसमें एक चीज़ आप जो है प्रैक्टिकल पॉइंट ऑफ व्यू से ध्यान रख सकते हैं कि जो पेरेंटल रूट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन है, उनमें इंजेक्शन का एक एंगल होता है हर रूट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन के लिए। जैसे अगर आईएम है, उसको हम 90 डिग्री पे देते हैं, ऐसे देते हैं। मतलब ये अगर आपकी स्किन है, तो इस तरीके से आप उसको अप्लाई करेंगे इंजेक्शन को। देन सबक्यूटेनियस अगर है तो 45 डिग्री पे, आईवी अगर है तो 25, और अगर इंट्राडर्मल है तो 10 टू 15 डिग्री के एंगल पर अपन उसको देते हैं। ठीक है? अब ड्रग एडमिनिस्टर कर दी, ड्रग बॉडी में एंटर कर चुकी है। ड्रग बॉडी में एंटर करेगी तो वो गट के थ्रू ट्रैवल करेगी, 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 करेगी। एंड में क्या करेगी? वो यहाँ पे ब्लड में एब्ज़ॉर्ब हो जाएगी, ब्लड स्ट्रीम में एंटर कर जाएगी। बस इसी को क्या कहा? ड्रग एब्ज़ॉर्प्शन कहा। ड्रग जो है वो ब्लड स्ट्रीम में एंटर कर जाती है, या तो वो डायरेक्टली कर सकती है बॉडी में एंटर, जैसे अगर इंट्रावीनस हम दे रहे हैं तो, या फिर ओरल दे रहे हैं तो गट के थ्रू, स्किन के थ्रू, मसल के थ्रू, कैसे भी बॉडी में ब्लड में ये एंटर कर जाएगी। उसके बाद क्या होता है, ब्लड में एंटर करने के बाद ड्रग को क्या करना पड़ता है, चेक पॉइंट्स फेस करने पड़ते हैं, यानी फर्स्ट पास मेटाबॉलिज्म क्रॉस करना पड़ता है। और इसकी वजह से क्या होती है, ड्रग थोड़ी सी कम हो जाती है। और एक्चुअली जितनी ड्रग अपने पास एंड में अवेलेबल है सिस्टमिक सर्कुलेशन में आफ्टर द फर्स्ट पास मेटाबॉलिज्म, उस चीज़ को हम क्या कहते हैं, बायो अवेलेबिलिटी कहते हैं ड्रग की। ठीक है? अब अगर ड्रग ब्लड में है, तो ब्लड में हमारे पास क्या था? ब्लड में हमारे पास प्लाज़्मा है। प्लाज़्मा में हमारे पास क्या है? प्लाज़्मा में हमारे पास प्रोटीन है। और ड्रग के पास क्या होती है? 2 चॉइसेस होती हैं। 2 चॉइसेस होती हैं, या तो वो क्या करे, प्रोटीन से जाके बाइंड हो जाए, या फिर ड्रग फ्री फॉर्म में रह ले, फ्री फॉर्म में रह ले, है ना? इस चीज़ को क्या कहते हैं? प्लाज़्मा प्रोटीन बाइंडिंग, कि जब ड्रग जो है वो प्रोटीन से जाके बाइंड हो जाती है, तो ड्रग या तो फ्री फॉर्म में रहती है या बाउंड फॉर्म में रहती है। और जो बाउंड फॉर्म है ड्रग का, वो क्या करता है? रिज़र्वॉयर की तरह काम करता है। रिज़र्वॉयर की तरह काम करता है। ठीक है? अब ये बाइंड हो गई, बाइंड होने के बाद ड्रग क्या करेगी? पूरी बॉडी में घूमेगी, यानी ड्रग पूरी बॉडी में डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगी। डिस्ट्रीब्यूशन एंड वॉल्यूम ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन हो जाएगा। प्लाज़्मा या फिर प्लाज़्मा में रह लेती है, या फिर वो टिश्यू में एंटर कर जाएगी, और लोडिंग डोज़ और ड्यूरेशन ऑफ एक्शन को ये चीज़ें अफ़ेक्ट करती हैं। नेक्स्ट हमारे पास क्या आता है? मान लो कि ये जो मिस्टर एक्स हमारे पास आए थे,
मिस्टर एक्स आए थे ना हमारे पास पेशेंट बन के। अब ये बेचारे क्या थे, बहुत ज़्यादा क्रिटिकली इल थे, तो हमको इनको ड्रग देनी पड़ी और हम चाहते थे कि भई ड्रग फटाफट अपना एक्शन शो करे, फटाफट अपना एक्शन शो करे ताकि जल्द से जल्द इन पे क्या हो सके, इफ़ेक्ट प्रोड्यूस हो सके ड्रग का, है ना? ड्रग का इफ़ेक्ट प्रोड्यूस हो सके। इसलिए हमने इनको क्या दिया था, एक बड़ा-सा डोज़ यानी लार्ज डोज़ दिया था ताकि रैपिड एक्शन हो सके और इस डोज़ को हम क्या कहते हैं, लोडिंग डोज़ कहते हैं। अब लोडिंग डोज़ देने के बाद क्या होता है, लोडिंग डोज़ में इनिशियली ड्रग इंक्रीज़ करिए, एक पॉइंट के बाद क्या हो जाता है, ड्रग का एक स्टेडी स्टेट आ जाता है। इस स्टेडी स्टेट को क्या कहते हैं, प्लेटो कहते हैं, जहाँ पे जितनी ड्रग बॉडी में एंटर कर रही है, उतनी क्या हो रही है, एलिमिनेट हो रही है बॉडी से। इसको अपन क्या कहते हैं, स्टेडी स्टेट, और इस प्रिंसिपल को प्लेटो प्रिंसिपल। अब क्या है कि ड्रग क्या होगा, एलिमिनेट भी होगी ही बॉडी से, जैसा कि हमने कहा, और बॉडी में ड्रग आएगी भी। तो मैं क्या चाहती हूँ कि एक बैलेंस बना रहे ताकि ड्रग जो है वो कांस्टेंट इफेक्ट अपना शो करती रहे। इसलिए बैलेंस बना के रखने के लिए हम क्या देते हैं, मेंटेनेंस डोज़ देते हैं। ड्रग एब्ज़ॉर्ब हो गई, ड्रग के डोज़ेज़ की बात हो गई। अब ड्रग बॉडी में क्या होगी, मेटाबोलाइज़ होगी, क्योंकि बॉडी में जो भी जाएगा वो एट द एंड ऑफ द डे मेटाबोलाइज़ होके बॉडी से क्या हो जाएगा, एक्सक्रीट हो जाएगा। तो मेटाबोलाइज़ होगी पहले तो ड्रग, जिसमें बॉडी जो है वो ड्रग को मॉडिफ़ाई कर देती है। अब इनमें से कुछ ड्रग्स ऐसी हो सकती हैं जो लिवर एंजाइम की एक्टिविटी को और इंक्रीज़ कर देती हैं। इसको क्या बोलते हैं हम, इंडक्शन कहते हैं, यानी माइक्रोसोमल एंजाइम इंडक्शन। देखो इंडक्शन किसका पार्ट है, फार्माकोकाइनेटिक्स का पार्ट है। बल इसके बाद हम किसकी बात करेंगे, इन्हिबिशन की बात करेंगे, जो आने वाले लेक्चर्स में बात करेंगे, वो किसका पार्ट होता है, फार्माकोडायनामिक्स। ये चीज़ आपको क्लियर होनी चाहिए कि ड्रग इंडक्शन इज़ अ पार्ट ऑफ फार्माकोकाइनेटिक्स, बट ड्रग इन्हिबिशन इज़ अ पार्ट ऑफ फार्माकोडायनामिक्स। तो चलिए, ड्रग इंड्यूस हो गई, इंड्यूस होने के बाद ड्रग को टाटा बाय-बाय कहने का समय आ चुका है, बॉडी से निकलने का समय आ चुका है, यानी ड्रग क्या होगी, एक्सक्रीट होगी, और उसमें 2 काइनेटिक्स ऑफ एलिमिनेशन ड्रग फॉलो कर सकते हैं, या तो फर्स्ट ऑर्डर या ज़ीरो ऑर्डर। फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक्स मोस्ट ऑफ द ड्रग्स फॉलो करती हैं, और कुछ ड्रग्स की हमने बात की थी, एक्सेप्शन थी, जो अगर हाई कॉन्संट्रेशन या हाई डोजेज़ में अगर हम दे दें तो वो किस पे चली जा रही थी, ज़ीरो ऑर्डर पे चली जा रही थी। और इसी के लिए हमने फिर क्या इंट्रोड्यूस करी थी, थेराप्यूटिक ड्रग मॉनिटरिंग इंट्रोड्यूस करी थी कि भई ड्रग की जो सेफ्टी थी, जो एफिकेसी थी, जो इंडिविजुअल वेरिएशंस आ रहे थे ड्रग में, उन सबको चेक करने के लिए हम क्या कर सक रहे थे, ड्रग की थेराप्यूटिक ड्रग मॉनिटरिंग कर सक रहे थे। ठीक है? अब सवाल ये आया कि ड्रग बॉडी में कितनी देर रही? कितना टाइम रही? इस सवाल का जवाब हमको दिया प्लाज़्मा हाफ लाइफ़ ने। प्लाज़्मा हाफ लाइफ़ क्या थी? कितना टाइम लग रहा है ड्रग को हाफ ऑफ इट्स ओरिजिनल वैल्यू, यानी 50% ऑफ इट्स ओरिजिनल वैल्यू पे पहुँचने में ड्रग को जितना टाइम लग रहा था, उसको हमने क्या कहा, ड्रग की प्लाज़्मा हाफ लाइफ़ कहा। जनरली क्योंकि क्या होता है, 4 टू 5 हाफ लाइफ़्स में ड्रग जो है वो एलिमिनेट हो जाती है बॉडी से। इसलिए ये अपन को बता देता है प्लाज़्मा हाफ लाइफ़ कि ड्रग बॉडी में कितनी देर रही। उसके बाद हमने ये बात करी कि हम ड्रग को बॉडी में कैसे लंबे टाइम तक रख सकते हैं, यानी प्रोलॉन्गेशन ऑफ ड्यूरेशन ऑफ एक्शन की बात करी, जिसमें हमने आज ही बात करी कि हम कैसे रिटार्ड कर सकते हैं एब्ज़ॉर्प्शन को, मेटाबॉलिज़्म को कैसे कम कर सकते हैं, कैसे ड्रग के एक्सक्रीशन को कम कर सकते हैं, कैसे प्लाज़्मा प्रोटीन बाइंडिंग इंक्रीज़ कर सकते हैं, और ये सब क्यों? ताकि ड्रग जो है वो सर्कुलेशन में लंबे टाइम तक रह सके। ड्रग जो है वो सर्कुलेशन में लंबे टाइम तक रह सके ताकि हमको बार-बार ड्रग यानी फ्रीक्वेंसी ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन वो है वो कम कर सके। तो फार्माकोकाइनेटिक्स में इतना ही था, एंड आज के लेक्चर में भी इतना ही था। होप यू फाइंड दिस लेक्चर यूज़फुल एंड हेल्पफुल। डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब द चैनल, एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग।